हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.0 जिसमें कि आज हम लोग ज्योग्राफी का एक अगला टॉपिक एटमॉस्फेयर करने वाले हैं, जिसको हिंदी में हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स देखने वाले हैं, वाटर, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स, रेनफॉल, ये सब देखने वाले हैं। बट सबसे पहले जो हमें देखना है दैट इज़ कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, यानी इसका विकास कैसे हुआ, वो बना कैसे। तो इसमें 3 स्टेजेस आती हैं। कितनी? टोटल 3। पहली स्टेज क्या बोलती है? पहली स्टेज ये बोलती है कि लॉस ऑफ प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर। तो प्रीमॉर्डियल वर्ड आप पहले सुन चुके हैं। कहाँ पर? प्रीमॉर्डियल हीट, है ना। जब हम लोग ने पढ़ा था आर्थर ओम्स की थ्योरी, कन्वेक्शन करंट जो बन रहे थे वो एक्चुअल में 2 कारणों की वजह से बन रहे थे। एक तो प्रीमॉर्डियल हीट। प्रीमॉर्डियल हीट का मतलब था कि जो पहले से हीट मौजूद है, और रेडियो एक्टिविटी के। तो वही है कि जो पहले से एटमॉस्फेयर मौजूद था उसका लॉस हुआ है। और पहले जो एटमॉस्फेयर था, प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर, उसमें मेनली आपकी हाइड्रोजन और हीलियम थी। प्रेजेंट जो कॉम्पोजिशन है उसमें अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन, हीलियम टॉप 5 में भी नहीं आती हैं, कहीं आती नहीं है दूर दूर तक, क्योंकि हमारे जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है उसमें मेनली जो गैसेस मिलेंगे वो भी हम देखेंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब होती हैं। ठीक। तो ये लॉस कैसे हुआ? लॉस हुआ थ्रू सोलर फ्लेयर्स। सोलर फ्लेयर्स कहाँ से चलती हैं? मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, जो फोटोस्फीयर होती है, जो ग्लोइंग सरफेस, ग्लोइंग पार्ट होता है, वहाँ से चलती है। ठीक है। देन दूसरा होता है, दूसरा स्टेज है दैट इज़ जिसको हम बोलते हैं डी गैसिंग। डी गैसिंग का मतलब है कि अर्थ के इंटीरियर से गैसेस निकली। गैसेस कैसे निकली? वॉल्केनिज्म के थ्रू। अंदर से हमने पढ़ा था कि वॉल्केनो से पायरोक्लास्टिक डेब्री, सल्फर कंपाउंड, नाइट्रोजन कंपाउंड, ये सब निकलते हैं। तो उसकी वजह से हमारी बहुत सारी जब गैसेस निकली तो फिर क्या हुआ? थर्ड स्टेज में मॉडिफिकेशन स्टार्ट किया गया। मॉडिफिकेशन बाय हुम? बाय द लिविंग वर्ल्ड। जो बैक्टीरिया वगैरह थे इनिशियली, उन्होंने इसका मॉडिफिकेशन स्टार्ट किया, CO2 कंज्यूम करना स्टार्ट किया, O2 देना स्टार्ट किया, और वहाँ से हमारे एटमॉस्फेयर का जो प्रेजेंट फॉर्म है वो निकल के आता है। तो हम एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स पढ़ने वाले हैं। डिफरेंट हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं जो हैं। ठीक है। तो सबसे पहली जो हमारी लेयर आती है दैट इज़ ट्रोपोस्फियर। ठीक है। आई थिंक इतना तो सबको पता ही होगा यार कि ये जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ सरफेस हमारी, तो इसके जो सबसे पहले हमारी लेयर मिलेगी दैट इज़ ट्रोपोस्फियर। अब ध्यान ये रखना है कि जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बहुत सारी चीज़ों में। हमें हार्मफुल जो सोलर रेडिएशंस हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है, प्लस और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आज के इस लेक्चर हम देखेंगे। लेकिन जो एटमॉस्फेयर है वो है क्या? वो एक एनवेलप है गैसेस का। गैसेस का एनवेलप है। अब वो टिका क्यों हुआ है? अर्थ से टिका क्यों हुआ है? बिकॉज उसकी ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, उसने अर्थ की ग्रेविटी ने उसको होल्ड करके रखा हुआ है। नहीं तो अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो एस्केप कर जाएगा। जैसे कि टेल मी इन दी कमेंट्स विच इज़ दी ओनली प्लैनेट विद नो एटमॉस्फेयर। कौन सा ऐसा ग्रह है जिसमें कोई एटमॉस्फेयर नहीं है? तो हमारी डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, जिसमें कि सबसे पहली जो अर्थ सरफेस से लगी हुई है दैट इज़ ट्रोपोस्फियर, यानी कि क्षोभ मंडल जिसको हिंदी में बोलते हैं। यहाँ पर जितने भी वेदर फिनोमिना हैं, बारिश और आपका जो कोहरा है बनना, सब जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं वो यही होते हैं, मौसमी घटनाएं। ये सबसे निचली परत है, वो तो अभी हम देख ही चुके हैं। हाइट इसकी अगर हम बात करें तो वैरी करती है। अगर ये पोल्स है मान लेते हैं और अगर ये इक्वेटर है तो कुछ इस तरह से इसकी हाइट यहाँ पर जाती है, यानी कि पोल्स पर कम होती है, इक्वेटर पर ज़्यादा होती है, क्योंकि इक्वेटर पे हीट ज़्यादा रिसीव होती है। हीट ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो कन्वेक्शन करंट्स हैं, अगेन कन्वेक्शन करंट का मतलब ये होता है जो ऊपर की तरफ चीज़ें उठ रही हैं। तो ऊपर की तरफ जो हीट उठ रही है, क्योंकि हीट ज़्यादा है, वो बहुत ऊपर तक उठेगी, तो इस वजह से यहाँ पर ट्रोपोस्फियर बहुत ऊपर तक होगा। तो ये ट्रोपोपॉज को क्या बोलेंगे? क्षोभ, क्या बोलेंगे? क्षोभ सीमा बोलेंगे हिंदी में। ठीक है। तो जो क्षोभ सीमा है यहाँ पर काफ़ी ऊपर तक है, तो ये क्षोभ सीमा दैट इज ट्रोपोपॉज डिवाइड करता है ट्रोपोस्फियर को फ्रॉम स्ट्रेटोस्फियर। टेम्परेचर ऊपर जाने से ऑल्टीट्यूड के साथ घटता है, इट डिक्रीजेज विद ऑल्टीट्यूड। अब घटता क्यों है ये चलो समझ ही लेते हैं। ठीक है। घटता क्यों है तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हीट किस वजह से होता है? वो हीट देखो, जो सन होता है ना, सन से जो रेडिएशंस आती हैं इस तरह से, इसको बोलते हैं इंसोलेशन। क्या बोलते हैं इसको? इंसोलेशन बोलते हैं। एंड ये होता है शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्म में। ठीक है। शॉर्ट वेव रेडिएशंस होते हैं। अब जो रिफ्लेक्ट बैक करता है ना, जो यहाँ से स्ट्राइक करेगा एंड विच विल रिफ्लेक्ट बैक, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर हीट अप होता है वो किसकी वजह से होता है? वो इसकी वजह से होता है, ना कि इसकी वजह से। अब इसकी वजह से क्यों होता है, इसकी वजह से क्यों नहीं होता है? तो इसका कारण ये है
कि जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, एक सेकंड रुकिएगा, जो हमारी यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेज मौजूद हैं, जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज मौजूद हैं वो क्या करती हैं, वो इसको आने देती हैं, क्योंकि शॉर्ट वेवलेंथ के लिए वो ट्रांसपेरेंट होती हैं और टेरेस्ट्रियल एडिशन के लिए लॉन्ग वेवलेंथ के लिए वो ओपेक होती हैं। तो जिसकी वजह से ये एटमॉस्फेयर जो हीट होता है वो टेरेस्ट्रियल एडिशन की वजह से होता है। तो यहाँ पर यहाँ पर आपको ऑब्वियस से बात ज़्यादा हीट होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ कम होगा और कम होगा और कम होगा, तो ऊपर जाने में क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है। अब क्योंकि हमारी ग्रीन हाउस गैसेस की यहाँ पर बात आई है, और एक चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो भी लोग के डाउट्स होते हैं, अब से मैं क्या करूँगा कि जो लिटिल बॉय में जो आप क्वेश्चन MCQs प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें जो भी आपके डाउट्स होते हैं, ठीक, वो मैं टेलीग्राम पे केटर करूँगा अभी से। टेलीग्राम पे इन द सेंस को वीडियो फॉर्मेट में अलग से मैं मतलब कि बुक रख के और बता दूंगा कि भाई इस तरह से ये, इस तरह से वो। ऐसे में क्या होता है कि फिर एक तो जो हमारा 30 मिनट का जो मैंने टारगेट सेट कर रखा है वो एक तो थोड़ा ब्रीच होगा। अगर कंटेंट के जैसे ब्रीच होता है कि मैं पढ़ा चाह रहा हूँ तो वो बात अलग है, लेकिन फिर वो अलग से ही करते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस की अगर बात करेंगे तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं। जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस हमारे एटमॉस्फेयर में है वो है वाटर वेपर। ये ध्यान रखना, वाटर वेपर सबसे, लेकिन वाटर वेपर क्या है, हम ह्यूमन एमिट नहीं करते हैं, ह्यूमन एमिशन से नहीं आता, ये नॉर्मली आपको देखने को मिलता है वाटर वेपर, ठीक है। ये भी ग्रीन हाउस गैस ही है। जो हम सबसे ज़्यादा एमिट करते हैं दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज़ CO2, ठीक है। इसके बाद हमारी आ जाती है जैसे मेथेन, इसके बाद आ जाती है नाइट्रस ऑक्साइड। एक बार CDS में, एक बार क्या अभी आई थिंक रिसेंट में बिल्कुल पूछा है कि सबसे ज़्यादा इसमें लाइफ स्पैन किसका होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड का होता है। ये अब इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं। ये हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 122 साल तक रह सकती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रेजिडेंस टाइम इसका है। क्लियर है। तो ग्रीन हाउस का कॉन्सेप्ट समझ गया। ग्रीन हाउस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आने दो लेकिन जाने ना दो, सिंपल, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अभी लैप्स रेट बोलते हैं इसको, जो टेम्परेचर ऊपर जाने पे घटता है उसको लैप्स गिरावट दर बोलते हैं। 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 165 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, देखो भैया ध्यान से सुनना, अगर टेम्परेचर घट रहा है तो उसको पॉजिटिव लैप्स रेट बोलते हैं, और अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है ऊपर जाने में तो उसको नेगेटिव लैप्स रेट बोलेंगे, ठीक। कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस क्या होता है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% है, ऑर्गन 0.9%, CO2 आपकी 0.036%, देन उसके बाद हीलियम आती है, ठीक है। एंड नाइट्रोजन और कहाँ कहाँ यूज़ होती है, तो चिप्स पैकेट्स में यूज़ होती है, आपके जो टायर्स वगैरह बनते हैं वहाँ पे यूज़ होती है। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानते हो, कमेंट में बताइए। मैंने आपको केमिस्ट्री वाले लेक्चर में पढ़ाया था। उसका नाम X से शुरू होता है, बताओ। ट्रोपोस्फियर ओजोन जो होता है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए ख़राब होता है। ओजोन क्या होता है अभी देखेंगे। एटमॉस्फेयर हीट सब ड्यू टू, तो एटमॉस्फेयर हीट क्यों होता है, एटमॉस्फेयर इन 3 चीज़ों की वजह से हीट होता है, ध्यान से समझना। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। अब देखो, अभी मैंने बताया कि एटमॉस्फेयर किसके वजह से हीट होता है, एटमॉस्फेयर हीट होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से, लेकिन अलग अलग तरह के प्रोसेसेस होते हैं, अलग अलग तरह के प्रोसेस, जिसमें पहला कंडक्शन होता है। कंडक्शन क्या होता है, जिसको संवहन क्या बोलेंगे, संवहन बोलेंगे ना, चालन बोलेंगे, ठीक है, चालन हिंदी में। तो जो चालन होता है, अब कंडक्शन तब होता है जब दो चीज़ें कॉन्टैक्ट में हो। हीट ट्रांसफ़र व्हेन 2 थिंग्स आर इन कॉन्टैक्ट, उसको हम बोलते हैं क्या, कंडक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये जो अर्थ के सरफेस के जस्ट बिल्कुल नज़दीक से एयर लगी हुई है वो कंडक्शन से हीट हो जाएगी, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट में, अर्थ से कॉन्टैक्ट में, वो कंडक्शन की वजह से हीट होगी। क्लियर। जो बहुत ऊपर हैं वो अब कन्वेक्शन की वजह से हीट होंगी, कन्वेक्शन की वजह से, क्योंकि ये जो हीट इन लोगों को मिली है ये अब हीट क्या करेंगी, ट्रांसफ़र करना, इस तरह से कन्वेक्शन सेल्स डेवलप होंगे, ऊपर की तरफ हीट ट्रांसफ़र होगी। अब ये कन्वेक्शन के थ्रू होंगी जो ऊपर की लेयर्स हैं। एडवेक्शन तीसरा लिखा हुआ है। एडवेक्शन का मतलब होता है इस तरह से, कन्वेक्शन होता है ऊपर, एडवेक्शन होता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ हीट। एडवेक्शन इनको बोलते हैं संवहन हिंदी में, तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ हीट। जो लू चलती है भारत में गर्मियों के टाइम पे, आपको पता है चल रही समय, तो वो एडवेक्शन की वजह से ही चलती है, ठीक। क्लियर। जो मिड लैटिट्यूडनल एरियाज़ में जो मेजर टेम्परेचर चेंजेस होते हैं, मिड लैटिट्यूड एरियाज़ का मतलब होता है आपका रफली 30 से 40 डिग्री जो लैटिट्यूड्स होते हैं, तो वो एक्चुअल में एडवेक्शन की वजह से ही होते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। इंसोलेशन पे आता है। इंसोलेशन मैंने आपको बता दिया है क्या है, कि जो अमाउंट ऑफ हीट सन से सीधा आ रही है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, उसको बोलते हैं इंसोलेशन, ठीक। इंसोलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ रिसीव होगा, आप गेस करो, आपको लगेगा ट्रॉपिक्स में, इक्वेटर में ज़्यादा रिसीव होगा, है ना, लेकिन द आंसर इज़ नो। क्यों ऐसा है, क्योंकि इक्वेटर पे क्या होता है कि बादल बहुत बनते हैं, तो बादल क्या करते हैं, उस इंसोलेशन को रोक लेते हैं, तो इसलिए जो हमारे उष्ण कटिबंध होते हैं यानी ट्रॉपिक्स होते हैं, वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा इंसोलेशन देखने को मिलेगा, यानी कि स्लाइटली नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर पे क्लाउडीनेस बहुत ज़्यादा है, एंड
आइसोनेफ क्या होता है? आइसोनेफ वो लाइंस होती हैं जो उन पॉइंट्स को कनेक्ट करती हैं जिनका सेम क्लाउडीनेस लेवल होता है, ठीक है? आइसोनेफ को भूलना नहीं है। आइसोहेल होता है जहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ उन वो लाइन जो उन पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही हो जहाँ पर सेम अमाउंट ऑफ सनशाइन देखने को मिल रहा हो। ये उनको कनेक्ट करता है जहाँ सेम अमाउंट ऑफ क्लाउडीनेस देखने को मिल रहा हो, ठीक है? क्लियर समझ? बाद में तो ट्रॉपिक्स पे ज़्यादा होगा इंसोलेशन। एपीहीलियन ये सब हम पढ़ चुके हैं कि भाई एपीहीलियन वो पॉइंट होता है जब हमारी अर्थ सन के सबसे दूर में होती है तो इंसोलेशन कम होगा। पेरीहीलियन यानी कि जो अपसॉर होता है उसमें सबसे ज़्यादा होगा, है ना? फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो इंसोलेशन में कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ? ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है कि हमारा जो वायुमंडल है वो कितना ट्रांसपेरेंट है। अब अभी हमने बात करी है कि हमारा अगर बहुत क्लाउडीनेस लेवल होगा तो इंसोलेशन नहीं रिसीव होगा। दैट मीन्स कि हमारा एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं है। अगर क्लाउड नहीं रहेंगे तो ज़्यादा इंसोलेशन आएगा। सिंपल वही है ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर। लेंथ ऑफ डे, दिन अगर लंबा होगा जैसे कि 21 जून को ज़्यादा इंसोलेशन रिसीव होगा एज़ कम्पेयर टू 22 दिसंबर, ठीक है? क्योंकि लेंथ ऑफ डे बहुत ज़्यादा होती है, 21 जून को लॉन्गेस्ट होता है। टिल्ट, अब अर्थ अगर सोचो टिल्टेड ना होती तो क्या होता? पता है क्या होता? सीजन्स ना होते, ऋतुएं ना होती, पता है क्या होता? एंटायर अर्थ वुड हैव एक्सपीरियंस्ड इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स अगर एकदम सीधी होती, अगर कोई टिल्ट ना होता। अब बिकॉज देर इज़ अ टिल्ट, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल नदर्न हेमिस्फीयर अभी सन की ओर टिल्टेड है, तो जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर यार जो इंसोलेशन है वो बहुत कम रिसीव होगी, नदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा रिसीव होगी। नॉर्थ पोल में इस टाइम पे पूरा दिन ही रहता है और यहाँ पर पूरा टाइम रात ही रहती है। फिर जब ऐसे हो जाएगा तो पूरा टाइम यहाँ रात, पूरा टाइम यहाँ पे दिन, और यहाँ कम इंसोलेशन अदर हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा इंसोलेशन। रोटेशन, अब वैसे बात है, रोटेशन से दिन और रात होता है, रात को इंसोलेशन नहीं आता है, दिन को आता है। पोजीशन, लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड, अब आप खुद बताइए कि लैटिट्यूड डिपेंड नहीं करता है। आप क्या हम नहीं पढ़े हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो हमने ये पढ़ा था कि ओवरहेड जो सन की रेस पड़ती है वो इन्हीं दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में पड़ती हैं, इसके बियॉन्ड तो जाती नहीं है। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट रेज हैं वो सनलाइट नहीं रिसीव होगी, यहाँ पर डायरेक्ट रेज सनलाइट नहीं रिसीव होगी, तो यहाँ पर ज़्यादा हीट होगी, यहाँ पर उतनी हीट नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर स्लैंटिंग रेज पड़ेंगी। डू यू गेट माई पॉइंट? कि जो ट्रॉपिक्स हैं वहाँ पर उनके बियॉन्ड स्लैंटिंग रेज, कभी डायरेक्ट रेज नहीं पड़ेंगी, तिरछी रेज पड़ेंगी। स्लैंटिंग रेज एरिया ज़्यादा कवर करती हैं लेकिन हीट कम रिसीव होती है। ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? अब मैं मान लेता हूँ ये इंडिया में एक जगह है, ठीक है? ये मैं मान लेता हूँ राजस्थान में एक जगह है, ये आपकी आ जाते हैं मान लेते हैं सिक्किम में, ठीक है? मान लेते हैं ये राजस्थान में कोई जगह है और ये सिक्किम में। अब दोनों सेम लैटिट्यूड पे लोकेटेड हैं फॉर एग्जांपल, या फिर मैं एग्जांपल ही देता हूँ करेक्टली, आगरा और सिक्किम दोनों एक ही लैटिट्यूड पे लोकेटेड हैं, ठीक? अब क्या लगता है आगरा में कि सिक्किम में कहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ेगी? ऑब्वियस सी बात है आगरा में। सिक्किम में क्यों नहीं पड़ रही? लैटिट्यूड तो सेम है, क्योंकि हाइट भी मैटर करती है। जो सिक्किम है वो हिमालयाज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, बहुत हाइट पे, सी लेवल से बहुत हाइट पे लोकेटेड है और ऊपर जाने में टेम्परेचर घटता है, अभी पड़ा। तो ऑल्टीट्यूड भी डिटरमाइन करेगा। नाउ जो इंसोलेशन आता है वो रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाता है। पता है जो हमारी अर्थ है वो हीट बजट मेंटेन करके चलती है। हीट बजट का मतलब ये होता है कि अर्थ अपनी हीट को मेंटेन करके रखती है, जितना हीट रिसीव होती है उसको सब रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। सब तो नहीं, मतलब कुछ एब्जॉर्ब कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जितना रिफ्लेक्ट होती है, जितना भाग जाती है हीट, तुरंत पड़ के सड़क से निकल गई, उसको बोलते हैं अल्बीडो, हिंदी में अल्बीडो बोलते हैं। तो अल्बीडो इज द प्रोपोर्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्टेड बाय अ सरफेस। तो रिफ्लेक्शन किस सरफेस का ज़्यादा होगा? सबसे ज़्यादा फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्नो, 80% ऑफ सनलाइट को ये रिफ्लेक्ट कर देता है, सिर्फ 20% को ही रखता है, 80% रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तभी आप अगर स्नो जहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है जैसे लद्दाख वगैरह में आप जाएंगे तो आपको चश्मे पहनने पड़ते हैं क्योंकि इतना भयंकर वहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है। ओल्ड स्नो 59, सी आइस 35 होता है। तो इन तीन का थोड़ा ध्यान रख लेंगे बिकॉज ये वाला एसएससी में पहले अभी रिसेंट में पूछ चुका है, ठीक है? देन सैंड डेजर्ट, देन लैंड सरफेस, ओशन लेक्स। किस अगर प्लैनेट का अगर कभी पूछ ले किस प्लैनेट का अल्बीडो सबसे ज़्यादा होता है, तो वीनस का जो ध्यान रखना, जो अल्बीडो होता है ये हाईएस्ट होता है। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है? तो ऊपर जाने में तापमान घटता है, डिक्रीज होता है, उसको लैप साइड बोलते हैं, लेकिन घटने के बजाय बढ़ जाए इसको बोलते हैं तापमान व्युत्क्रमण। तो अगर घटने की जगह बढ़ जाए उसको टेम्परेचर इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब है उल्टा हो गया। अब ऐसा क्यों हो सकता है? सोचो, एक ठंडी रात है, सर्दियों की एक ठंड रात, बहुत भयंकर ठंड पड़ रही है, तो सारी हीट क्या करता है, हमारे जो अर्थ सरफेस होता है वो दिन के समय हीट एब्जॉर्ब करता है, रात के समय वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। क्लियर इतनी चीज़? तो रात में रिफ्लेक्ट कर रहा है, रात ख़त्म ही नहीं हो रही है, रात ख़त्म ही नहीं हो रही, पूरी हीट तो चली गई, सब चली गई। अब ये जो सरफेस के जस्ट कांटेक्ट में अर्थ की जो एयर की लेयर होगी
वो ठंडी हो जाएगी। अब क्यों ठंडी होगी? क्योंकि अर्थ ने पूरी हीट अब दे दी है, पूरी हीट उसने रिफ्लेक्ट बैक कर दी है, पूरी हीट चली गई, तो ये ठंडी हो गई और ऊपर की गर्म हो जाएंगी, तो ठंडे से गर्म। अभी क्या हो रहा था? डिक्रीज इन टेम्परेचर हो रहा था। अभी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये ठंडा है, ऊपर तो रिलेटिवली गर्म, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इन्वर्जन, तापमान व्युत्क्रमण कब होगा? जब लंबी ठंडी की रात होगी, लॉन्ग विंटर नाइट। तभी अगर आप पोलर एरियाज में जाओगे ना, पोल्स, ध्रुवों पे, वहाँ पर बहुत आपको ये ऑब्जर्व होगा, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत ही ठंडी ठंडी रातें मिलती होंगी पोल्स पे, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। लॉन्ग विंटर नाइट, स्टिल एयर होनी चाहिए। नहीं सोचो अगर हवा बहुत भयंकर चल रही तो क्या होगा, वो मिक्सिंग कर देगा हवा की, ठीक है, एयर की। और क्लाउडलेस स्काई चाहिए। क्लाउडलेस इसलिए चाहिए, बादल होंगे तो जो हीट रिफ्लेक्ट हुई वो वापस आ जाएगी, तो क्लाउडलेस चाहिए। और ध्यान रखना, ये टेम्परेचर इन्वर्जन जो होता है स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है इन दी एटमॉस्फेयर, ठीक है। अभी आते हैं समताप मंडल पे, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर पे। तो ट्रोपोस, हाँ 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 हाँ, ये चीज़ तो मैं बता चुका हूँ ना आपको कि जो हमारी हाइट है ये कहाँ तक जाएगा, पोल्स पे 8 किलोमीटर, इक्वेटर पे 18। तो ऑन एन एवरेज निकालेंगे तो ऑन एन एवरेज ये 18, 8 कितना निकलेगा, 26। तो यहाँ पर जो एवरेज निकल के आएगा 13 किलोमीटर। तो 13 किलोमीटर तक आपकी हाइट तक जाएगा ट्रोपोस्फियर। और जहाँ पे ट्रोपोस्फियर ख़त्म होता है और अगली लेयर स्ट्रेटोस्फियर शुरू होती है, इसको ट्रोपोपॉज बोलते हैं, ठीक। अब आती है स्ट्रेटोस्फियर। यहाँ ओजोन लेयर देखने को मिलेगी, ओजोन की परत जो हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्ट करती है। और ये जो हमारी इंसोलेशन आती है, ध्यान रखना, इंसोलेशन जो मेनली आती है वो इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में आती है, ध्यान रखना, जो इंसोलेशन आती है, ठीक है। ओजोन लेयर यहाँ पर 30 से 35 किलोमीटर के बीच में देखने को मिलेगी। टेम्परेचर इस हाइट में बढ़ता है, ट्रोपोस्फियर में घटता है, यहाँ बढ़ता है, ठीक है। जेट प्लेन यहाँ पे मूव करते हैं, जेट प्लेन्स, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर क्लाउड वगैरह नहीं होते, इसलिए। ओजोन डे हम 16 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। 1987 को मॉन्ट्रियल कनाडा में ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने बोला, मतलब एक प्रोटोकॉल हुआ था कि भाई किस तरह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो बहुत ज़्यादा ओजोन के लिए खतरा है उनको कैसे फेज आउट करना है, कैसे उनको एटमॉस्फेयर से हटाना है। तो उसको लेके यहाँ पर प्रोटोकॉल हुआ था, इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन डे। और इसकी जो थिकनेस है उसको मेजर करते हैं किस में, इसको मेजर करते हैं डॉप्सन यूनिट में, ठीक। फिर इसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर खत्म हो जाती है, और जहाँ से स्ट्रेटोस्फीयर खत्म होती है और अगली लेयर मेसोस्फीयर शुरू होती है, मध्य मंडल शुरू होता है, उसको स्ट्रेटोपोज बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेटोपोज, जहाँ से स्ट्रेटोस्फीयर खत्म और अगली लेयर मेसोस्फीयर शुरू। मेसोस्फीयर में 3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि ऊपर देखो अभी वो तो टेम्परेचर घटता है बढ़ता है समझा दूंगा, बस इसमें फोकस रखो कि सबसे ठंडी लेयर है। मेटियोराइट होते हैं जो यहाँ पर आके जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और जो नहीं जल पाते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं सरफेस पर, और उनको मेटियोर्स बोलते हैं, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीज करता है। थर्मोस्फीयर पे आते हैं, सबसे गर्म है, सबसे ठंडी है, ये सबसे गर्म है। अच्छा, मेसोस्फीयर कहाँ तक जाएगी, तो लगभग 80 से 85 किलोमीटर तक जाती है ये, ठीक है। थर्मोस्फीयर की अगर बात करेंगे, सबसे गर्म लेयर है, टेम्परेचर बढ़ता है ऑल्टीट्यूड पे, यानी हाइट पे जाने पे। यहाँ इसको आयनोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज यहाँ पर आयंस की प्रेजेंस देखने को मिलती है, क्योंकि जो सोलर फ्लेयर्स वगैरह आती हैं वो क्या करती हैं, इसको आयनाइज कर देती हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, दैट इज़ अबाउट ऑरोरा, ठीक है। तो ऑरोरा क्या होती हैं, ऑरा नहीं है, ठीक है, ऑरोरा है। तो ऑरोरा हमारी लाइट्स होती हैं जो मेनली आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ वहीं पे बट मेनली दी नदर्न पोल एंड सदर्न पोल आपको देखने को मिलती हैं। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलती है, नॉर्थ पोल पे, उनको ऑरोरा बोरियोलिस बोला जाता है। और जो सदर्न पोल पे देखने को मिलती है उनको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, जो ऑस्ट्रेलिया के नाम पे है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिस बोला जाता है। अब ये होता क्या है कि जो हमारी सोलर फ्लेयर्स आती हैं, सोलर विंड्स आती हैं, तो वो जब अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर से कांटेक्ट में आती हैं तो वो हमें कुछ ऑरोरा लाइट्स देखने को मिलती हैं, बहुत ही ग्लोइंग लाइट्स देखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पोल्स पे, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले लद्दाख में भी देखी गई थी लाइट्स, तो आई थिंक 2021 में ऑब्जर्व हुई थी। तो जब अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर से सोलर फ्लेयर्स कॉन्टैक्ट में आती हैं तो ये लाइटिंग हमें देखने को मिलती है। नदर्न हेमिस्फीयर में बोरियोलिस, सदर्न हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। सो थर्मोस्फीयर, इसको हम आयनोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। कर्मन लाइन क्या होती है, जहाँ से अर्थ का एटमॉस्फेयर खत्म होता है, एक्सोस्फीयर शुरू होता है। तो लेट मी समराइज यू समथिंग फॉर यू। तो हमने सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर पढ़ा, यानी अर्थ की हमारी कितनी लेयर होती है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, देन मेसोस्फीयर, देन थर्मोस्फीयर, एंड पाँचवीं हुई है एक्सोस्फीयर, ठीक है। तो ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर घटता है बढ़ता है, घटता है बढ़ता है, तो क्या ये याद करने की ज़रूरत है, नहीं, ऑल्टरनेटिवली घटता है बढ़ता है, घटता है बढ़ता है, ठीक है। और बाकी चीज़ें तो अभी हमने देख ही लिया। आइसोथर्म मैंने ये क्या होती है, वो पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली लाइन जिनका सेम टेम्परेचर होता है। आइसो हेल बता दिया, सनलाइट। आइसो नेफ बता दिया आपको। आइसो हाइट क्या होता है, आइसो हाइट होता है जहाँ पर सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल हो रही हो, ठीक है, उसको। आइसो हेलाइन क्या होता है, जहाँ पर सेम अमाउंट ऑफ सैलिनिटी हो, जहाँ पे लवणता सेम हो समुद्र में, उसको आइसो हेलाइन लाइन बोलेंगे। क्लियर है,
तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। अभी आते हैं नाउ वाटर साइकिल, जिसको हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं। तो वाटर साइकिल के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। इवापोरेशन होता है जहाँ पर लिक्विड से गैस में क्या होता है, कन्वर्जन होता है। जैसे पानी पड़ा है, सिंपल हीट हुआ और वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। कंडेंसेशन इसका उल्टा होता है, अगेन गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना, इसको बोलते हैं संघनन। गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर क्या हुआ कि पानी पड़ा हुआ है, सरफेस से पानी पड़ा हुआ है, हीट आई, इवापोरेशन हुआ। इवापोरेशन से क्या हुआ, इवापोरेशन से यहाँ पर जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ये। अब वाटर वेपर क्या है कि भाई उसकी एक कैपेसिटी है, वो क्या करेगा, वो एक कुछ पकड़ेगा किसी चीज़ को और वो उसके अराउंड लिक्विड में तब्दील हो जाएगा। क्यों होगा वो भी अभी देखेंगे। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है वो लिक्विड जो ऊपर गया वाटर वेपर बन के, अगर वो नीचे गिर जाए किसी भी फॉर्मेट में तो उसको प्रेसिपिटेशन बोलेंगे। वो या तो बारिश के रूप में, या स्नोफॉल, या हेल स्टॉर्म, स्लीट भी नोट करेंगे। ये सब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन होते हैं। ठीक, अभी आते हैं किसमें, वाटर में। तो सबसे पहले अगर वाटर की अगर बात करेंगे ठीक है, वाटर की अगर बात करेंगे तो जो पानी है हमारे सरफेस में, उसमें 97.2% सेलाइन वाटर है, 2.8 या फिर कहीं कहीं पे 2.7 आपको देखने को मिलता है, दिस इज़ फ्रेश वाटर। अब जो फ्रेश वाटर है उसमें से जो मैक्सिमम फ्रेश वाटर है, रफली 68.7% ऑफ टोटल फ्रेश वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस कैप्स एंड ग्लेशियर। आइस कैप और ग्लेशियर के फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा मेजॉरिटी ऑफ जो आपका फ्रेश वाटर है। ठीक है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, ग्राउंड वाटर पे, ग्राउंड वाटर। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले आइस कैप ग्लेशियर में, देन ग्राउंड वाटर में, देन लेक्स एंड एटमॉस्फेयर, एंड उसके बाद रिवर्स में। ये ऑर्डर पता होना चाहिए आपको। ठीक है, परसेंटेज भी थोड़ा याद होना चाहिए, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर पता होना चाहिए। आइस कैप्स एंड ग्लेशियर, देन ग्राउंड वाटर, देन एटमॉस्फेयर एंड लेक्स, एंड देन उसके बाद रिवर। इसके बाद आते हैं ह्यूमिडिटी वगैरह, ये सारा कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता क्या होती है कि वाटर वेपर कितना एटमॉस्फेयर में यानी कि वायुमंडल में कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि अभी आप देखते हो किसी दिन बड़ी चिपचिपाहट वाली गर्मी होती है। ये वाली यूजुअली गर्मी आपको कब देखने को मिलती है, बारिश के टाइम पे, बारिश के बाद। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब बारिश हो चुकी होती है तो पानी बहुत ज़्यादा हमारे सरफेस में गिर चुका होता है, फिर धूप पड़ती है, तो वो धूप क्या होती है, धूप से वो वाष्पीकरण हो जाता है और वो वाटर वेपर के फॉर्मेट में आपको एयर में वो क्या होता है, सस्पेंड हो जाते हैं, तो बड़ी चिपचिपाहट, तो वही वो होता है। वो चीज़ मेनली 2 तरह की होती है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। पूर्ण आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता। एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में उसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलते हैं। यानी एयर है, एयर में कितना वाटर वेपर है उसको मेजर कर लो, वो ह्यूमिडिटी। और मेजर कैसे करेंगे, मेजर कैसे करते हैं ह्यूमिडिटी को, तो ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड थ्रू हाइग्रोमीटर। हाइड्रो नहीं है, हाइग्रो है, जी वाला। ठीक है, जो डी वाला होता है हाइड्रो, वो पानी की जो डेंसिटी वगैरह होती है वाटर की, उसको मेजर करते हैं उससे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, रिलेटिव मतलब किसी से रिलेट कर रहे हैं। एक्चुअल में इसका फॉर्मूला ये होता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन कैपेसिटी ऑफ एयर, कैपेसिटी ऑफ एयर, समझ में आ रही, इनटू 100। यानी कि है कितना अभी वो एयर में वाटर वेपर और उसकी क्षमता कितनी है होल्ड करने की, समझ रहे हैं। किसी भी हवा की क्षमता मॉइस्चर को होल्ड करने की, ध्यान से सुनना, इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। क्या मैंने बोला कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपने कभी देखा है कि सर्दियों के टाइम पे चिपचिपाहट हो रही है, होता ही नहीं है कि सर्दी के टाइम पे उमस हो रही है। क्यों, क्योंकि गर्म जो हवा होती है उसकी मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो गर्मियों के टाइम पे आपको ये चिपचिपाहट ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है। अब तुम मुझे बताओ कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्या होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो कैपेसिटी ऑफ एयर बढ़ेगी मॉइस्चर होल्ड करने की। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ेगा, तो आर डी रिलेटिव आर एच रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगा। डिनोमिनेटर अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कम होगा। क्यों डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कैपेसिटी उसकी बढ़ रही है। समझ में आई बात आपको, ठीक, क्लियर। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्या रिलेशन है, टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट क्या होता है, जिसको बोलते हैं ओसांक। ओसांक होता है वो तापमान, वो टेम्परेचर जिसमें कि एयर का सैचुरेशन अकर हो जाता है। सैचुरेशन का मतलब हवा बोलती है अब ना हो पाएगा भैया हमसे, अब इससे ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड नहीं कर पाएंगे और अब हम बस अब रो देंगे। अब हम रो देंगे मतलब हम प्रेसिपिटेशन कर देंगे, गिर जाएंगे। अब फिर से गिर जाएंगे कैसे, बारिश में या स्नोफॉल में, इस तरह से हम गिर जाएंगे अभी। तो ड्यू पॉइंट पे ये होता है, ठीक, समझ में आई आपको बात। तो ड्यू पॉइंट मतलब जितना ज़्यादा, या तो तुम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ज़्यादा कर दो यानी कि हवा में मॉइस्चर डाल दो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डाल दो, या तुम उसकी क्षमता कम कर दो, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जल्दी पहुंच जाएगी। नहीं, ड्यू पॉइंट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाएगी, ड्यू पॉइंट जल्दी पहुंच जाएगा। अब मैंने क्या बताया, नहीं तो गिर जाएगा। कैसे गिरेगा, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं क्लाउड्स।
ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हमारे कंडेंसेशन होते हैं और कंडेंसेशन का एक फॉर्म है क्लाउड, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कंडेंसेशन के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, तो यहाँ पर मैं डिफरेंट फॉर्म्स लिख देता हूँ कंडेंसेशन के, संघनन के क्या होते हैं। तो एक तो होता है हमारा सबसे पहले क्लाउड, बादल। अगर यही बादल सरफेस, अर्थ सरफेस के नज़दीक बन जाता तो उसी को कोहरा बोलते हैं, फॉग। अगर उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो तो उसको बोलते हैं मिस्ट, ठीक है। देन आपका क्लाउड, फॉग, मिस्ट, ड्यू, जो ओस होती है सुबह के टाइम पे उसको वो फ्रॉस्ट, ठीक है। जो ठंडे इलाकों में जैसे कि पोल्स वगैरह में जाओगे तो बर्फ़, जैसे कि आप देखते हो कि सर्दियों के टाइम पे पत्तियों में, गाड़ी में, सॉलिड सरफेस में ऐसे ओस की बूंदें नहीं पड़ जाती हैं, ऐसे ही ठंडे इलाकों में वो बर्फ़ के ऐसे टुकड़े से बन जाते हैं। वो ये सब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन है। कंडेंस कब हो रहा है, ध्यान से समझना अभी, ठीक है। मैं बताता हूँ क्लाउड में, जैसे कि क्लाउड क्या होता है, जैसे ऊपर वाष्पीकरण हुआ, सस्पेंड हो गई, तो वो जो वाटर ड्रॉपलेट है वो किसी हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई को देखते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल या स्मोक, तो उसके अराउंड वो क्या करती हैं, खुद को कंडेंस कर लेती हैं। उसके अराउंड इस तरह से वाटर ड्रॉपलेट कंडेंस होती हैं। ऊपर जाके कंडेंस क्यों हो जाती हैं, ऊपर होता है टेम्परेचर कम, अभी पड़ा तापमान होता है कम, तापमान होता है कम, टेम्परेचर होगा कम तो कैपेसिटी ऑफ एयर होगी कम, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी ज़्यादा, तो ड्यू पॉइंट जल्दी रीच कर जाएगा क्योंकि उसकी सैचुरेशन लेवल जल्दी पहुंच जाएगी। सैचुरेशन का मतलब अब नहीं होल्ड कर पाएंगे, अब नहीं होल्ड कर पाएंगे क्यों, क्योंकि हमारी क्षमता नहीं है। क्षमता कब नहीं होती है, जब हम ठंडे हो जाते हैं, जब ज़्यादा अगर टेम्परेचर, सर्दियों के टाइम पर कोहरा क्यों नहीं बनता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा हवा की क्षमता होती है, क्योंकि गर्म होती है हवा, इतनी ज़्यादा क्षमता होती है उसकी कि वो कंडेंस ही नहीं होती है। सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में लॉन्ग विंटर नाइट होती है, अभी टेम्परेचर इन्वर्जन बताया, तो जब ठंडी रात होगी तो एकदम से जो ये अर्थ सरफेस के जो नज़दीक लेयर वो ठंडी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। तो जो भी आपने देखा होगा, जिस दिन कायदे की धूप पड़ती है, जैसे आज धूप पड़ी अगर कायदे की, तो कल बहुत चांसेस रहते हैं कल सुबह कोहरा देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि वाटर वेपर आ गया एटमॉस्फेयर में, और रात में क्या हो गया, एकदम ठंडा हो गया माहौल, तो वो सस्पेंड हो जाएगा। क्यों सस्पेंड हो जाएगा, क्योंकि उसकी एकदम से आर एच कम हो गई एकदम से, सॉरी टेम्परेचर कम हो गया तो आर एच उसका एकदम से, क्योंकि टेम्परेचर कम तो कैपेसिटी कम, तो आर एच उसका बढ़ गया, सॉरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा, यानी ड्यू पॉइंट जल्दी रीच कर जाएगा। ड्यू पॉइंट रीच करने का मतलब वो सैचुरेट हो गई, अब वो इससे ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड नहीं कर पाएगी और तुरंत कंडेंस हो जाएगी, वो आप समझ पाए होंगे। तो जो फॉग होता है, कोहरा कुछ और नहीं होता है, जो बादल ग्राउंड सर्फेस के नीचे बन जाते हैं वही तो होते हैं। अब बादल ऊपर बनते हैं तो अब अगर कभी पहाड़ों में गए तो एकदम ऐसा लगता है कोहरा है, कोहरा नहीं, वो बादल है, सिंपल। वही बादल अगर नीचे बन गया तो फॉग कहलाता है, ठीक है। बादल अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। एक तो हम लो लेवल और हाई लेवल दो में बांटते हैं। लो लेवल में आते हैं निम्बस और स्टेटस। निम्बस रेन बियरिंग क्लाउड होते हैं, ब्लैक और डार्क ग्रे कलर के होते हैं, ओपेक होते हैं सनलाइट के लिए, यानी कि धूप को आने नहीं देते हैं। स्टेटस जो होते हैं, स्टेटा का मतलब होता है लेयर क्लाउड होते हैं, ठीक। 4 किलोमीटर तक की बात हो गई। 4 से 7 किलोमीटर तक की अगर बात करेंगे तो क्यूमुलस देखने को मिलेगा। क्यूमुलस जो होता है ना, इसको मिड लेवल बोल सकते हैं। ये लो लेवल है, ये मिड लेवल क्लाउड है, ये ठीक है, ये मिड लेवल क्लाउड है। 4 से 7 किलोमीटर में देखने को मिलेगा। इनका फ्लैट बेस होता है, बेस फ्लैट होगा। कॉटन वूल शेप होंगे, इस तरह से वूल शेप होता है, कॉटन शेप होता है, कॉलीफ्लावर शेप होता है। जनरली ये फेयर वेदर क्लाउड होते हैं, बारिश नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये मिल गए आपस में तो फिर ये बारिश कर देते हैं। जनरली फेयर वेदर होते हैं, ठीक। अब आते हैं हाई लेवल क्लाउड पे, ये मिड लेवल थे। हाई लेवल सिरस जो होते हैं, ये हाई ऑल्टीट्यूड पे फेदरी अपीयरेंस होता है, ये कभी बारिश वारिश नहीं करते हैं और इनमें, ठीक है, ये तो बारिश कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। आइस क्रिस्टल्स के फॉर्म में होते हैं, आइस क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि बहुत हाइट पे होते हैं। कितनी हाइट में होते हैं आप देख लो, 4 से 7 है। इनका जो हाइट होता है वो 8 से 12 किलोमीटर जो देखने को मिलता है। ये फेदर शेप के होते हैं, बहुत ऐसे नहीं, हल्के हल्के आपको देखने को मिलते हैं, बहुत ऊंचे, कभी बारिश कर ही नहीं सकते ये। तो ये चीज़ आप समझिए। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे CDS वजह CAPF एग्जाम में जैसे लिख देगा सिरो क्यूमुलस, निम्बोस्ट्रेटस, ठीक है, निम्बोस्ट्रेटस, क्यूमुलोनिम्बस, ये क्या होते हैं जब दो तरह के क्लाउड मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब इसके मैं डेप्थ में जा नहीं रहा हूँ, बिकॉज SSC में अभी तक तो ये ऐसा का क्वेश्चन मिक्सचर ऑफ क्लाउड का तो पूछा नहीं गया, लेकिन आपको लेवल 2 में देखने को मिलेंगे, तो मैं टेलीग्राम पे सॉल्व करवा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिफिक तो जो मतलब हम उस लेवल पे नहीं जा रहे हैं UPSC के लेवल पर, ठीक है। मतलब जो हमारा SSC है उसको हमारा सेंट्रल थीम है, ठीक है। तो ये है, तो सिरो मतलब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, अगर SSC में भी क्वेश्चन बन सकता है इस पर, अगर बन गया तो फिर वही है ना कि आपको थोड़ा तो एटलीस्ट आइडिया हो। तो अगर जिस भी क्लाउड में सिरो वर्ड लगाओ, सिरो, ध्यान रखिएगा, जिस भी क्लाउड में सिरो वर्ड लगाओ हमेशा हाई होगा। ये आप गांठ बांध लो कि हाई ही होगा अगर सिरो लगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर किसी क्लाउड में निम्बो वर्ड लगा है तो वो लो लेवल क्लाउड होगा, चाहे कुछ भी हो जाए,
ठीक है। किसी में ऑल्टो लगा है, ऑल्टो जैसे ऑल्टो सिरस, ऑल्टो क्यूमुलस, ऑल्टो लगा है, तो ऑल्टो कौन खरीदता है? मिडिल क्लास खरीदते हैं। तो ऐसे याद कर लो, मिडिल लेवल क्लाउड होगा ये, याद रहेगा। अगर सिर्रो वर्ड लगा है हाई, अगर निम्बो वर्ड लगा है लो, अगर ऑल्टो वर्ड लगा है तो मिडिल ही होगा। इज दैट क्लियर? अब ये क्यूमुलो निम्बस है, बताओ। निम्बस, निम्बस वर्ड है भाई, निम्बस है तो लो लेवल क्लाउड होगा, निम्बो निम्बस है तो लो लेवल क्लाउड ही होगा वो। क्यूमुलो निम्बस जो है ये बहुत भयंकर थंडर स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म, बहुत तगड़ी बारिश करते हैं, क्योंकि ये साइक्लोन के टाइम पे भी बनते हैं। जब चक्रवात आता है तो क्यूमुलो निम्बस बनता है, ध्यान रखना। ये जब मैं साइक्लोन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पढ़ाऊंगा, ये बड़ा थंडर स्टॉर्म और हेल स्टॉर्म सब करते हैं, ठीक। थंडर स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म है क्या? तो ये सब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रेनफॉल है, बारिश। जो रेनफॉल है यानी बारिश, इसके भी 3 तरीके हैं, ठीक है। बारिश जो है वो 3 तरीके से हो सकती है। टाइप्स ऑफ रेनफॉल, एक तो है कन्वेक्शनल। कन्वेक्शनल मतलब अगेन हीट पड़ी, ऊपर उठी हवा और बारिश हो गई, सिंपल सिंपल फॉर्म है। हीट पड़ी, ऊपर उठाए, हीट ऊपर उठी, भाई ऊपर उठने को तो कन्वेक्शन बोलते हैं, तो बाद बारिश हो गई। ओरोग्राफिक, जब सैचुरेटेड एयर किसी माउंटेन के कांटेक्ट में आती है तो चीर फाड़ करके आगे तो नहीं निकल जाएगी, ऊपर उठेगी। ऊपर उठेगी तो ऊपर जाने पे टेम्परेचर कम होगा, ड्यू पॉइंट जल्दी रीच कर जाएगा, बादल बन जाएगा, बारिश हो जाएगी यहाँ पर। तो ये वाला जो साइड आपका बना, दिस साइड इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस साइड इज कॉल्ड एज विंडवर्ड साइड। इसको हम बोलते हैं विंडवर्ड साइड, यहाँ बारिश होती है। और फिर क्या है कि बारिश तो पूरी होगी तो यहाँ उतनी ज़्यादा बारिश नहीं होगी, तो इसको बोलते हैं लीवर्ड साइड। ये ऑलमोस्ट सूखा पड़ जाता है, मतलब उतना भी नहीं, लेकिन हाँ बहुत कम बारिश होती है यहाँ पर, ठीक। क्लियर? साइक्लोनिक होती है जो साइक्लोन की वजह से रेनफॉल होती है, साइक्लोन हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? तो कल तो आई थिंक संडे है, तो मंडे से हम करेंगे, बिकॉज आप लोग बोले जैसे सैटरडे संडे को ब्रेक दे दो। सैटरडे को तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हाँ संडे को कर सकते हैं ब्रेक, ठीक है। संडे को तो रहेगा। चलो, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई यहाँ तक। तो रेनफॉल कितने तरह की हो सकती हैं? अगर अब ओलावृष्टि होती है, बड़े बड़े एकदम पैलेट्स गिरते हैं आइस के, तो उसको बोलते हैं हेल। स्लीट होती है जो छोटे साइज। अब हेल बनता क्यों है? तो हेल ये सर्दियों में गिरता है, ये गर्मियों में गिरता है, ये सर्दियों में गिरता है। गर्मियों के टाइम पे क्या होता है, आपने देखा हो कभी कभी ओलावृष्टि होती है, अभी जैसे बारिश हो रही, कहीं कहीं पे ओले गिरते हैं। क्यों? जब बहुत भयंकर तूफान आता है ना, तो जो बादल में पानी की बूंदें उसको ऊपर ले जाती है हवा, थंडर स्टॉर्म, और ऊपर जमा देती है, फिर नीचे लाती है, फिर जमा देती है ऊपर जाके, फिर मतलब इस तरह से ऐसे साइकिल चलते रहते हैं। तो अगर कभी हेल देखो तो इस तरह से ऐसे लगेगा कि 3-4 लेयर में बन रखा, वो 3-4 बार ऊपर गया, वो बता देता है कि कितनी बार वो ऊपर गया होगा बनने के लिए। तो हेल बिग साइज़ का होता है, स्लीट छोटे साइज़ का होता है। जनरली सर्दियों में देखने को मिलता है। फ्रोजन और रीफ्रोजन ड्रॉप होती है, कि ऊपर से जब गिरती है, ठीक है, तो ये सॉलिड फॉर्म में होती है, देन पिघल जाती है एक लेयर में आने से, और जो ग्राउंड के नज़दीक में जो लेयर होती है वो फिर ठंडी होती है, तो फिर से जम जाती है। तो फ्रोज़न और रीफ्रोज़न ये जनरली आपको देखने को मिलता है ठंडे इलाकों में। 3 तरह की रेनफॉल मैंने आपको बता दी है। ख़त्म होता है टॉपिक, ये है आपका हिंदी में। और आपको अब क्या करना है आपको पता है। आपको करना है लिटिल बॉय को खोलना है, उसके लेवल 1 और लेवल 2 प्रैक्टिस करना है। जो भी आपको डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अब वैसे तो मैं केटर अभी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अब टेलीग्राम से मैं वीडियो बना दिया करूँगा, ठीक है, लिटिल बॉय के साथ, जो भी आपके डाउट्स होंगे, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पर लेवल 2 में अगेन कल की तरह कुछ क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो, तो ज़्यादा लोड मत लेना, ठीक है, बहुत ज़्यादा। बस ये है कि भाई जो हमने पढ़ा है, जो सर ने पढ़ाया है, उससे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बस बात खत्म, ठीक है। उससे क्वेश्चन गलत, एक तो लेवल 1 का वो तो सब एसएससी गई है, तो वो तो गलत होने नहीं चाहिए। लेवल 2 में जो हमने पढ़ रखा है उससे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन अटेम्प्ट आप सब कर सकते हो, सो दैट कि अगर मान लो वहाँ पर एसएससी में क्या हो जाए, एकदम से हार्ड आ जाए क्वेश्चन, तो एटलीस्ट वो आपकी कैपेसिटी अभी बन जाएगी, आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ना ज़्यादा हो जाएगी। मतलब आपकी एक तरह से मैं बोल सकता हूँ ऐसे नहीं, कि आपकी कैपेसिटी टू वो क्वेश्चन करने की जो आप नहीं पढ़े हो, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, आते भी हैं, तो वो आपकी यहाँ से बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगी। ऑलराइट, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं शाम को केमिस्ट्री के लेक्चर में। थैंक यू।